कहाँ तक पढ़ लिए थे? अच्छा, चलिए दोस्तों, जो जहाँ है वहीं पर शांत और गंभीर होकर एक एक बातों को समझने का प्रयास कीजिए। हम भी पूरी कोशिश करते हैं आपको समझाने का, और आप भी पूरी कोशिश करिए समझने का। समझने का जो सबसे उत्तम तरीका है, जिसके बारे में विश्व के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बता चुके हैं, वो यही है कि किसी भी बातों को शांत और गंभीर होकर ही समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है। तो इस बात को आप भी समझ रहे होंगे या फिर समझ लीजिए। और बाकी आप जानते हैं कि नौकरी करने का लक्ष्य जो बनाए हैं, वह लक्ष्य लाखों लोग बनाए लेकिन उसमें सफल नहीं हुए। उसमें हम खुद भी शामिल हैं। तो आप का लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य है, छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है। नौकरी करना बहुत का छोटा लक्ष्य मानकर चलते हैं, लेकिन ये कतई छोटा लक्ष्य नहीं है। इसके लिए सर्वस्व समर्पण करना पड़ेगा आपको। अर्थात आपके पास जितने भी समय हैं उन्हें पढ़ने के लिए समर्पित करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी कभी रुकनी नहीं चाहिए। सेल्फ स्टडी ही मूल रूप से आपको कंपटीशन निकालने में सबसे ज़्यादा सहयोग करेगा। हमारी कोशिश यही रहती है कि हर चीज़ आपको समझाएं, और आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि समझें। और समझने का अर्थ ये है जनरल कंपटीशन में कि आप जो भी पढ़ें उस पर आधारित प्रश्न आपको बननी चाहिए। आप पढ़ लिए, समझ लिए, लेकिन उस पर आधारित प्रश्नों को बनाने में आपको दिक्कत हो रहा है, तो फिर पढ़ने समझने का कोई भी फायदा जनरल कंपटीशन के मार्केट में तो बिल्कुल नहीं है। और इसी समस्या के समाधान के लिए हमने अपने प्रत्येक चैप्टर के पीछे में प्रश्नों का संग्रह करके आपको दे दिए हैं। आप कोशिश रखें कि जो चैप्टर समाप्त हो गया है उन सारे चैप्टर के प्रश्न के उत्तर आपके होंठ पर होनी चाहिए। उस प्रश्न में अगर एक में भी चूकिएगा तो समझिए मेरिट लिस्ट में नाम गिर जाएगा आपका। और पिछले 2 चैप्टर को हम समाप्त कर चुके हैं। प्रश्नों का वीडियो क्लास आपको दे रहे हैं, एक एक बातों को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला और दूसरा चैप्टर के सारे प्रश्न याद हो गए हैं ना? आए बहुत को लगता है याद नहीं हुआ है। याद नहीं होगा तो फिर वही परिणाम आपके सामने होगा। तो याद करते जाइए। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर ग्रहों के गति के संबंध में 3 नियम प्रतिपादित किए हैं। केपलर नाम से परिचित ही होंगे आप, नहीं परिचित है तो अब हो गए हैं। केपलर ने ग्रहों के, ग्रह समझ रहे हैं ना, सौरमंडल के वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में चक्कर काटते हैं, उसे ही हम ग्रह कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। सौरमंडल के वे सदस्य जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित ऑर्बिट में, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, उसे ही ग्रह कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं।
ग्रह के गति यानी कि प्लैनेटरी मोशन कैसे होता है, उसी संबंध में केपलर ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया है। इन तीनों नियम को, ये 3 नियम क्या है, तो पहला नियम है लॉ ऑफ ऑर्बिट। पहला नियम है लॉ ऑफ ऑर्बिट यानी कि कक्षा का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट। इस लॉ ऑफ ऑर्बिट में केपलर ये कह रहे हैं कि सूर्य के चारों तरफ कोई भी ग्रह वृत्ताकार कक्षा में चक्कर नहीं लगाता। केपलर ने अपने पहले नियम में बताए हैं कि ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसका कक्षा वृत्ताकार नहीं है, तो फिर उसका कक्षा कैसा है, उसका कक्षा दीर्घ वृत्ताकार है। उसका कक्षा क्या है, दीर्घ वृत्ताकार है। ठीक है, इलिप्टिकल पाथ, ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं इलिप्टिकल पाथ। तो ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं उसका कक्षा सूर्य के चारों ओर, उसका कक्षा या ऑर्बिट वृत्तीय न होकर क्या होते हैं, दीर्घ वृत्तीय होते हैं। इलिप्टिकल पथ पर ही रहकर ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। और इलिप्टिकल या दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की विशेषता होती है कि इस कक्षा में 2-2 केंद्र होते हैं, अर्थात इस कक्षा में 2-2 केंद्र या 2-2 फोकस होते हैं और सूर्य एक ही फोकस पर उपस्थित रहता है। सूर्य एक ही फोकस पर उपस्थित रहता है, दोनों फोकस पर उपस्थित नहीं रहता। दीर्घ वृत्ताकार और वृत्ताकार कक्षा में अंतर यह है कि इसमें केवल कितने केंद्र हो सकते हैं और दीर्घ वृत्ताकार में कितने, 2 केंद्र होते हैं। हालांकि सूर्य एक है तो वो एक ही केंद्र पर उपस्थित रहते। अब केपलर का कहना यही है कि कक्षा वृत्तीय न होकर क्या है, दीर्घ वृत्ताकार है। और दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अंदर कितने केंद्र हो सकते हैं, तो 2 केंद्र होते हैं। लेकिन सूर्य एक है तो वो केवल एक ही केंद्र पर उपस्थित होते हैं। तो इस नियम से केपलर हमें यह समझाने की कोशिश की है कि जब ग्रह सूर्य के चक्कर काट रहे होते हैं तो कभी वह सूर्य से बहुत दूर रहते हैं और कभी वो सूर्य के काफी निकट आ जाते। कभी सूर्य काफी दूर हो जाते हैं तो कभी निकट आ जाते हैं। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते समय ग्रह हमेशा सूर्य से समान दूरी पर नहीं रहता है, क्योंकि कक्षा वृत्तीय न होकर क्या है। क्लियर हो गया, पहला नियम समझ गए। इसमें समझना नहीं, केपलर समझाए थोड़े हैं, बताए हैं, समझाए नहीं है, वह बस बताए हैं। यानी केपलर जो नियम दिए हैं वो अपने नियमों को प्रूव्ड नहीं किए हैं, वो सिर्फ बता दिए हैं। सबको लगेगा क्या गलत बताए, नहीं, बिल्कुल सही बताए हैं। आगे चलकर वैज्ञानिक ने इनके नियमों को प्रूव्ड किया। तो केपलर का पहला नियम है लॉ ऑफ ऑर्बिट, जिसमें केपलर ने यह बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर काटते हैं और दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के एक फोकस या एक केंद्र पर सूर्य अवस्थित रहते हैं। अर्थात केपलर ये बता रहे हैं कि जब ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटेंगे तो कभी वो सूर्य के काफी निकट होते हैं और कभी वो सूर्य के काफी दूर होते हैं, काफी निकट होते हैं, काफी। क्लियर हो गया। आइए केपलर के दूसरे नियम पर। पहले नियम क्लियर हो गया, पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का कक्षा या ऑर्बिट कैसा है, वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार। कोई भी ग्रह जब पृथ्वी के चारों ओर से चक्कर काटते, कोई भी ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं, क्या सूर्य से उनकी दूरी हमेशा समान बनी रहती है? नहीं, कभी वे काफी निकट होते हैं तो कभी वे काफी
काफी व काफी निकट होते तो कभी काफी। क्लियर। दूसरा नियम है लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया क्षेत्र, या आप इसे क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। क्षेत्र या क्षेत्रफल का नियम। दूसरा नियम को किस नाम से जानते हैं? क्षेत्र का नियम या क्षेत्रफल का नियम, लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया। तो पहले नियम में ये तो केपलर बता ही दिए हैं कि कक्षा वृत्ताकार ना होकर क्या होते हैं, जिसके एक केंद्र पर उपस्थित रहते हैं सोच। तो केपलर कह रहे हैं कि मान लीजिए ग्रह यहां पर है और कुछ समय बाद ग्रह यानी टी समय बाद ग्रह चक्कर लगाते लगाते यहां पर आ गया है। तो इसका क्षेत्रफल, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल क्या है, एक्स है। अब मान लीजिए ग्रह कहां आ गया है, यहां आ गया है, और उतना ही समय यानी टी समय में ग्रह चक्कर लगाते लगाते यहां आ गया है। कितने समय में? टी समय में यहां पर आ गया है। तो अब इसका क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना यहां है, या इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, एक्स। मान लीजिए ग्रह सूर्य के नजदीक है, ग्रह सूर्य के नजदीक है, और टी समय में ग्रह चक्कर लगाते लगाते यहां आ गया। अब सूर्य के केंद्र से एक रेखा खींचे, ये रेखा खींचे, तो इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया कितना है। अब ग्रह सूर्य के क्या हो गए, दूर हो गए, और दूर होने पर जितना समय यहां लिया उतने समय में ग्रह यहां से, तो तब अगर हम सूर्य के केंद्र से इस लाइन को खींचे और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, एक्स ही होगा। यानी कोई भी ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। कोई भी ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। अब कहिएगा ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा इसलिए होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होती है तो उसकी गति बढ़ जाती है। जब फिर कोई भी ग्रह सूर्य के निकट होती है तो उसकी गति क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों? तो निकट होगा, दूरी घटेगी, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक मिलेगा, तो इसलिए गति भी क्या हो जाती है। लेकिन दूर होने से गुरुत्वाकर्षण बल में कमी आ गई तो गति में भी क्या आ जाती है। तो जो ग्रह सूर्य से जितनी दूर रहेगा वह उतनी ही तेजी से गति करेगा। तो जब यहां था तो टी समय में बहुत तेज गति हो रही थी और क्षेत्रफल एक्स समय तय हुआ। अब यहां पर टी समय में इसकी गति क्या हो गई है, कम हो गई, लेकिन क्षेत्रफल आपको क्या लग रहा है, बड़ा लग रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। समान समय में समान क्षेत्रफल इसलिए तय हो जाता है कि निकट आने पर ग्रह की गति बढ़ जाती है, दूर जाने पर ग्रह की गति घट जाती है। इसलिए समान समय में समान क्षेत्रफल हमेशा तय होते रहता है। इसी को कहते हैं क्या? क्लियर? बात समझ गए? दूसरा नियम याद हुआ? पहला नियम था कि कक्षा दीर्घ वृत्ताकार होता है, कक्षा दीर्घ। और दूसरा नियम है कि समान समय में समान क्षेत्रफल तय होगी, समान समय में समान क्षेत्रफल तय होगी, समान समय में। क्लियर? तीसरा नियम लॉ ऑफ पीरियड। परिक्रमण या परिभ्रमण का नियम। परिक्रमण या परिभ्रमण का नियम।
परिक्रमण या परिभ्रमण का नियम, ये तीसरा नियम है। पहला नियम है कि कक्षा क्या होगा, वृत्ताकार ना होकर दीर्घ वृत्ताकार होगा। दूसरा नियम है समान समय में समान क्षेत्रफल तय होगी, चाहे ग्रह दूर है या नजदीक है। समान समय में समान क्षेत्रफल तय होगी। तीसरा नियम है लॉ ऑफ पीरियड का, लॉ ऑफ पीरियड का। अगर ग्रह तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी या इस औसत दूरी को अर्ध दीर्घ अक्ष भी कहा जाता है। ये क्या है, आर है। अब तो ये समझ ही गए कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में हमेशा ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी एक समान नहीं होगी। इसलिए हमने किस दूरी की बात की है, औसत दूरी को क्या मान लिए, आर। मान लिए कि ग्रह और किसी भी ग्रह और सूर्य के बीच की औसत दूरी क्या है, आर है। एक्चुअल दूरी बदलते रहेगी, निकट होगी तो कम, दूर होगी तो इसलिए हमने औसत दूरी को मापा है। और ग्रह और सूर्य के बीच के औसत दूरी को एक और नाम से जाना जाता है, अर्ध दीर्घ अक्ष। इसको क्या माने हैं, आर माने हैं। और परिभ्रमण काल को क्या मान ले, टी मान ले। क्या मान ले, टी मान ले। परिभ्रमण काल का मतलब एक चक्कर लगाने में लगा, किसी ग्रह को एक चक्कर, सूर्य का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे ही क्या कहते हैं, परिभ्रमण काल। तो अगर किसी ग्रह तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी आर हो और उस ग्रह का परिभ्रमण काल टी हो, परिभ्रमण काल समझ गए ना। किसी भी ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगा उसे क्या कहते हैं, परिभ्रमण काल। जैसे पृथ्वी का परिभ्रमण काल 365 दिन का है, 365 दिन में वो एक चक्कर सूर्य का लगा लेती है। क्लियर। तो इस आर और टी के बीच केपलर ने जो संबंध स्थापित किए हैं वो है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। यानी ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग ग्रह तथा सूर्य के बीच के औसत दूरी के घन के समानुपाती होते। इन संबंधों से पता चलता है कि टी उतना ही अधिक होगा जितना अधिक आर अधिक होगा तो टी भी अधिक होगा, आर अधिक होगा तो टी भी अधिक होगा। अर्थात सूर्य और ग्रह के बीच की औसत दूरी जितनी अधिक होगी उसका परिभ्रमण काल उतना ही अधिक होगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, सूर्य या ग्रह के बीच की औसत दूरी जितनी कम होगी उसका परिभ्रमण काल उतना ही कम होगा। इसका मतलब कि सूर्य के निकट स्थित ग्रह का परिभ्रमण काल कम और दूर स्थित ग्रह का परिभ्रमण काल अधिक होगा। बुध का परिभ्रमण काल कम है और पृथ्वी का अधिक है, कारण पृथ्वी सूर्य से ज्यादा दूरी पर है जबकि बुध सूर्य के काफी निकट है। बुध तो मात्र 88 दिनों में ही एक चक्कर लगा लेता है, पृथ्वी को 365 दिन लगता है, क्योंकि पृथ्वी का आर बड़ा है और बुध का आर, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, सूर्य और बुध ग्रह के बीच की औसत दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी से काफी कम है। तो इस तरह ने केपलर ने ग्रहों के गति के संबंध में 3 नियम को प्रतिपादित किए हैं। पहला नियम को कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, जिसमें उन्होंने बताए कि ग्रह का कक्षा क्या है, दीर्घवृत्ताकार है। दूसरा नियम है
लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ, इसमें वो कह रहे हैं कि सभी ग्रह समान समय में समान दूरी नहीं, समान क्षेत्रफल तय करती है, समान क्षेत्रफल तय करती है, समान क्षेत्रफल तय करती है। और तीसरा नियम है लॉ ऑफ पीरियड, तीसरा नियम है लॉ ऑफ पीरियड, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। क्लियर हुआ? तो ग्रह के गति के संबंध में नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किए हैं? केपलर ने प्रतिपादित किए हैं। केपलर ने ग्रह के गति के संबंध में कुल कितने नियम दिए हैं? 3 नियम दिए हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ पीरियड। पहला नियम कहता है कि किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर की कक्षा क्या होती है? वृत्ताकार या दीर्घवृत्ताकार। तीसरा नियम कहता है कि समान समय में सभी ग्रह समान क्षेत्रफल तय करती है। तीसरा नियम परिभ्रमण काल का वर्ग सूर्य और ग्रह के बीच के औसत दूरी के घन के। लेकिन जब केपलर साहब से पूछा गया कि केपलर साहब रूल सही है मान लिए, लेकिन कैसे प्रूव्ड करिएगा उसको? केपलर का प्रूव्ड नहीं बता दिए हैं, प्रूव्ड नहीं कर पाएंगे, यानी केपलर ने अपने नियमों को प्रूव्ड नहीं कर पाए। आगे चलकर जब सर आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियमों की खोज की, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, तब गुरुत्वाकर्षण बलों का जब विस्तार हुआ, तब जाकर पता चला कि सूर्य और ग्रह के बीच में व्यापक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। और उसी गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप केपलर के ये तीनों नियम बिल्कुल सही साबित हुए। यानी कि केपलर के इन तीनों नियमों की पुष्टि तब हुई जब सर आइजक के न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बलों का खोज हुआ। सच्चाई तो यही है कि सर आइजक न्यूटन केपलर के ग्रह के गति के संबंध में दिए गए इन्हीं 3 नियमों का अध्ययन कर रहे थे, और अध्ययन करते करते वो इनके कारणों की खोज करने लगे कि आखिर ऐसा होता है तो क्यों होता है। तब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बलों का खोज किया। लेकिन सभी को विश्वास है कि ये सेब गिरने से हुआ, लेकिन अधिकांश लोगों का विश्वास है कि इसका करामत केपलर ने किया था। केपलर नियम दे दिए थे, अप्रूव्ड किए नहीं थे। सर आइजक न्यूटन प्रूव्ड करने में लग गए, और गुरुत्वाकर्षण बल खोज कर भी बहुत दिनों तक प्रूव्ड नहीं हुआ। प्रूव्ड करते 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 न्यूटन साहब थक गए। जब दूसरे वैज्ञानिक जांचने लगे कि कैसे कैसे प्रूव्ड हुआ, तब पता चला कि मैथमेटिक्स का एक नया ही एरिया चालू हो गया, जो आगे चलकर कैलकुलस कहलाया। क्या कहलाया? कैलकुलस। कैलकुलस जिसको हिंदी में कलन कहते हैं, मैथमेटिक्स की यह शाखा किसने बनाई है? सर आइजक न्यूटन। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़े होंगे 11th-12th में, एक बहुत ही बेहतरीन मैथमेटिक्स कैलकुलस जरूर बनाए होंगे। वह कैलकुलस के कर्ता धर्ता कौन है? हालांकि आगे चलकर और भी कई मैथमेटिशियन ने उसमें योगदान दिया है, लेकिन कैलकुलस के जन्मदाता कौन है? सर आइजक न्यूटन ही है, जो उन्होंने केपलर नियमों को पढ़ते पढ़ते पता लगाया था। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों? केपलर के तीनों नियम को एक बार नोट में देख लीजिए कि सब बात सही सही लिखल है कि नहीं।
क्लियर? आइए दोस्तों, अब समझते हैं लिफ्ट में व्यक्ति के आभासी भार, वर्चुअल वेट इन लिफ्ट। भार क्या है वो तो समझ ही गए हैं, W बराबर mg, यही ना भार। द्रव्यमान को g से गुना कर देने पर वस्तु का भार निकल जाता है। और हमें अपने भार का अनुभव भी होता है कि नहीं होता है? आपको लगता है कि हमारे शरीर में कुछ वेट है, भार है? वेट को द्रव्यमान कहते हैं, भार को मास कहते हैं। तो भार का अनुभव भी हमें होता है कि हमारे शरीर में भार है। किसी भी व्यक्ति को अपने भार का अनुभव कैसे होता है? किसी भी व्यक्ति को अपने भार का अनुभव कैसे होता है? तो ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति पृथ्वी पर खड़ा है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर क्या है? खड़ा है। तो कोई भी व्यक्ति, ये पृथ्वी का सतह है, मान लीजिए कोई व्यक्ति पृथ्वी पर खड़ा है, तो वह पृथ्वी पर एक प्रकार का क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। भार तो यह है कि पृथ्वी जिस गुरुत्व बल से वस्तु को खींचता है वही गुरुत्व बल पृथ्वी के भार के बराबर होता है। अब हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो हमारे द्वारा पृथ्वी पर बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और हमारे द्वारा पृथ्वी पर बल लग रहा है नीचे की तरफ। किस तरफ? तो न्यूटन के तृतीय गति नियम के द्वारा पृथ्वी भी बल लगाएगी सीधे। जितना बल हम नीचे लगाएंगे उतना ही बल ऊपर लगाएगी कि लगाएगी? नहीं, सॉरी, जिस सतह पर, यहां पर हम किसकी बात करें? लिफ्ट की बात कर रहे हैं, लिफ्ट भी बात कर रहे हैं। तो लिफ्ट, सबसे पहले हमें समझना है कि हमें अपने भार का जो अनुभव होता है, तो जो हम किसी सतह पर खड़ा होते हैं, तो पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ खींचती है कि नहीं? पृथ्वी गुरुत्व बल के द्वारा सभी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ क्या करती है? खींचती है। और इसीलिए हम लोग पृथ्वी से बंधे रहते हैं। गुरुत्व बल की समाप्ति हो जाएगी, हम पृथ्वी से बंधे नहीं रह पाएंगे, सीधा उछलेंगे तो अंतरिक्ष में जाकर घूमेंगे, यह स्थिति हो जाएगी। तो अगर हम किसी सतह पर खड़े हैं तो पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ हमें खींच रही है। अब पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ खींच रही है गुरुत्व बलों के, तो जो सतह पर हम खड़े रहते हैं वो सतह उतना ही बल ऊपर की तरफ लगाता है। क्यों? तो यह न्यूटन का तीसरा गति नियम भी कार्य करेगा कि प्रत्येक बल के विपरीत दिशा में समान बल आरोपित होगा। तो हम किसी सतह पर खड़े हैं तो पृथ्वी हमें खींच रही है, तो सतह पृथ्वी जितना बल लगा रहा है उतना ही ऊपर की तरफ क्या लगाती है? बल लगाती है। और ऊपर के तरफ जो बल लगता है, इसी बल से हमें अपने भार का क्या होता है? अनुभव होता है। हम अपने भार का क्या होता है? अनुभव होता है। तो हमें अपने भार का अनुभव इसलिए होता है कि हम जिस सतह पर खड़ा रहते हैं वह सतह पृथ्वी के गुरुत्व बल के बराबर बल सीधे ऊपर की तरफ लगाती है, जिसके कारण हमें अपने भार का अनुभव होता है। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो किसी भी व्यक्ति को पृथ्वी या किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को पृथ्वी हमेशा गुरुत्व बल के द्वारा अपने केंद्र की तरफ खींचती है।
तो व्यक्ति जिस सतह पर खड़ा है वह सतह उस गुरुत्व बल के बराबर और विपरीत दिशा में उतना ही बल किधर लगा देता है, ऊपर लगा देता है, जिससे हम संतुलित अवस्था में खड़े, जैसे हम यहां पर खड़े हुए, ये ईटा का सतह बना हुआ है, हम यहां पर संतुलित रूप से क्या है, खड़े हैं। कैसे खड़े हैं, पृथ्वी तो हमें खींच रही है नीचे, लेकिन यह सतह उस गुरुत्व बल के बराबर ही ऊपर की तरफ क्या लगा रहा है, बल। अब कहिएगा सतह ऊपर की तरफ गुरुत्व बल के विपरीत ऊपर की तरफ बल क्यों लगाएगा, तो न्यूटन के तीसरे गति नियम के कि एक बल लगेगा तो उसके विपरीत दूसरा बल लगेगा ही लगेगा। तो सतह जिस सतह पर हम खड़े हैं वह सतह जिस सतह पर हम खड़े हैं वह सतह पृथ्वी के गुरुत्व बल के बराबर और विपरीत दिशा में यानी ऊपर की ओर जो बल लगाता है, उसी कारण हमें अपने भार का क्या होता है, अनुभव होता है। अगर कुछ ऐसी स्थिति आ गई, अगर कभी ऐसी स्थिति आ गई कि सतह के द्वारा ऊपर लगाया गया बल लगे ही नहीं, तो हमें अपने भार का अनुभव होगा ही नहीं, लगेगा हमारा भार क्या है, 0 है। आप सतह पर खड़े हैं, सतह न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार उस गुरुत्व बल के विपरीत दिशा में ऊपर की तरफ क्या लगाएगी, उसी बल के कारण आपको अपने भार का क्या होता है, अनुभव होता है। अगर विपरीत दिशा में यह बल नहीं लगेगा तो आपका भार जितना है उतना रहेगा, लेकिन आपको अनुभव अपने भार का नहीं होगा। लिफ्ट में कभी कभी ऐसा होता है, गति के कारण, लिफ्ट में गति के कारण कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि ऊपर की तरफ लगने वाला बल का अनुभव हमें ऊपर की तरफ बल लगता ही नहीं है, और लगता है कि हमारा भार क्या हो चुका है, शून्य हो चुका है। क्लियर हो गया, बात समझ गए। तो किसी भी व्यक्ति को अपने भार का अनुभव गुरुत्व बल के प्रतिक्रिया में लगने वाले बलों के कारण होता है। किसी भी व्यक्ति को अपने भार का अनुभव गुरुत्व बल के विपरीत दिशा में लगने वाले प्रतिक्रिया बलों के कारण होता है। अगर प्रतिक्रिया बल ही समाप्त हो जाएगा, गुरुत्व बल तो समाप्त हो नहीं सकता, अगर प्रतिक्रिया बल जो समाप्त हो जाएगा तो फिर किसी भी व्यक्ति को अपने भार का अनुभव नहीं होगा, और ऐसी स्थिति को भारहीनता कहते हैं। लिफ्ट के विभिन्न परिस्थितियों में ऐसी स्थिति हो सकती है। तो आइए देखते हैं लिफ्ट के भिन्न भिन्न स्थितियों में क्या होने वाला है। तो किसी भी व्यक्ति को अपने भार का अनुभव क्यों होता है, न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार गुरुत्व बल के प्रतिक्रिया में जो बल लगता है उसके कारण व्यक्ति को उसके अपने भार का अनुभव, किसी व्यक्ति को अपने भार का अनुभव गुरुत्व बल के प्रतिक्रिया स्वरूप लगने वाले बलों के कारण होता है। और गुरुत्व बल के प्रतिक्रिया में लगने वाले बल को प्रायः हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते, जो हमेशा किस ओर काम करेगा, ऊपर की ओर, क्योंकि विपरीत है, गुरुत्व हमेशा नीचे तो आर हमेशा। किसी भी व्यक्ति को अपने भार का अनुभव क्यों होता है, किसी भी व्यक्ति को अपने भार का अनुभव पृथ्वी के गुरुत्व बल के प्रतिक्रिया स्वरूप लगने वाले बलों के, अगर किसी कारण बस गुरुत्व बल की प्रतिक्रिया समाप्त हो जाएगी तो व्यक्ति को अपने भार की अनुभव नहीं होगा, लगेगा उसका अपना भार शून्य हो जाएगा। समझिए, भार शून्य हो नहीं सकता है, क्योंकि पृथ्वी कभी भी गुरुत्व बल लगाना छोड़ेगा नहीं। अनुभव हमें हो सकता है कि हमारा भार क्या हो चुका है, शून्य हो चुका है। वास्तविकता में भार शून्य हो ही होगा जब हम पृथ्वी केंद्र में चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर जी का मान क्या है, इसलिए भार भी वहां क्या होगा, लेकिन पृथ्वी के केंद्र पर कोई जा नहीं सकता है। ठीक है ना। पहली परिस्थिति, अगर लिफ्ट समान गति से, लिफ्ट समान गति उस स्थिति को कहते जब त्वरण क्या हो, 0। जब लिफ्ट समान गति से, अच्छा एक समान वेग लिख देते हैं,
लिफ्ट एक समान वेग से, एक समान वेग का मतलब इसमें त्वरण नहीं है, इसमें त्वरण, तो लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे आ जा रही हो। लिफ्ट अगर एक समान वेग से ऊपर या नीचे आ जा रही हो तो इस स्थिति में व्यक्ति के भार जितना है उतना ही रहता है। आभासी, आभासी का मतलब होता है झूठा, अंग्रेजी में से कहते हैं वर्चुअल। तो अगर लिफ्ट एक समान वेग से, एक समान वेग का मतलब उस वेग में त्वरण, अगर लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो या एक समान वेग से नीचे आ रही हो, ऐसी स्थिति में भार W बराबर क्या होता है, यानी भार में कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होती है, भार में कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होती है। अगर लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे आ जा रही हो तो ऐसी स्थिति में भार में व्यक्ति अगर लिफ्ट के अंदर है तो उसके भार में कोई आभासी कमी या वृद्धि, उसका भार जितना है उतना ही रहता है। क्लियर हो गया? एक समान वेग से लिफ्ट ऊपर जाए या एक समान वेग से नीचे आए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के भार में कोई कमी या बढ़ोतरी, व्यक्ति के भार में कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होगी। अब कहिएगा ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि ऐसी स्थिति में प्रतिक्रिया बल लगते रहता है, ऐसी स्थिति में प्रतिक्रिया बल लगते रहता है, इसलिए भार mg का आभास व्यक्ति को होते रहता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? लिफ्ट अगर एक समान वेग से ऊपर जाएगा या एक समान वेग से नीचे आएगा तो व्यक्ति के आभासी भार में कोई कमी या बढ़ोतरी लिफ्ट अगर एक समान वेग से ऊपर या नीचे आएगा, लिफ्ट अगर एक समान वेग से ऊपर या नीचे आएगा तो उसके आभासी भार में कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होगी। जैसे आपसे पूछ दिया क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि एक लिफ्ट में 50 केजी का मानव खड़ा है। अगर लिफ्ट 4 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से 4 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से ऊपर जा रही है तो उस मानव का भार क्या होगा? भार है, केजी दरमान होता है। यहां पर किसका जिक्र किया गया है? भार का। तो 50 का ही बोले, 50 केजी तो उसका दरमान है ना, है? केजी में दरमान न व्यक्त होता है। अब इस यहां पर ध्यान दीजिए, पहले लिफ्ट का वेग एक समान है कि बढ़ घट रहा है? एक समान है। अगर लिफ्ट का वेग एक समान है, चाहे वो ऊपर जा रही हो नीचे जा रही हो, तो उसके भार में कोई कमी या बढ़ोतरी, तो उसका भार जितना है उतना ही बना रहेगा। तो अब इसका दरमान 50 केजी दिया हुआ, भार W बराबर क्या होता है? mg। तो m कितना है? g का मान 9.8 गुना कर दीजिए, 8 पंचे 40, 9 पचे 490 न्यूटन। क्लियर? तो इस तरह के प्रश्न बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ भी वेग दे दे, अगर वो एक समान है तो भार जितना है उतना ही रहेगा, भार जितना है। या फिर इसी सवाल में दे देता कि एक लिफ्ट में 50 केजी का मानव खड़ा है, अगर लिफ्ट 4 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से नीचे जा रहा हो तो उस मानव का भार क्या होगा? तो इतना ही होगा। एक समान वेग से लिफ्ट ऊपर जा रहा हो या, तो उसका भार जितना है उतना ही रहेगा।
और भार बराबर क्या होता है mg। जितना है उतना ही रहेगा, तो इतना होगा 50 kg का, इतना ही रहेगा, चाहे लिफ्ट किसी भी एक समान वेग से ऊपर जाए या नीचे जाए। कोई दिक्कत? अब ऐसे सब प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब वही समझ गए हैं, अचानक आपके आगे आ जाएगा, लगेगा कुछ है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, 50 kg का है, ऐसा करते हैं 50 चौके 200 निकलना ना, एकदम ए नंबर में देगा ऑप्शन 200 न्यूटन, सीधे 200 न्यूटन। अब बहुत ही से 490 निकला, अब वो सोचे ऑप्शन में रहेगा ये 490, नहीं इतना नहीं हो सकता, 400 9 तो होगा ही नहीं, तो विषम संख्या है। कई ऐसे सवाल को बनाने में कोई दिक्कत? ठीक है। कभी कभी तो क्वेश्चन डायरेक्ट देगा, एक समान वेग से नीचे आ रही लिफ्ट में खड़े 40 kg के व्यक्ति का भार क्या होगा? एक समान वेग से नीचे आ रही लिफ्ट में खड़े 40 kg व्यक्ति का भार क्या होगा? सबसे पहले तो एक बात क्लियर है, लिफ्ट नीचे आ रही, वो भी एक समान वेग से लिफ्ट ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा, उसके भार में कोई कमी या बढ़ोतरी, जितना भार है उतना ही बना रहता। तो भार W बराबर mg, यानी 40 गुना 9.8 चौके 32, 9 चौके 36, 2 392, क्लियर? 392 न्यूटन, क्लियर? कोई दिक्कत? तो कभी कभी दिया रहेगा कि एक समान वेग इतना 4 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है, और कभी कभी वो वेग का मान भी नहीं दिया रहेगा। तो एक समान वेग से लिफ्ट ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो, एक समान वेग से ऊपर जा रही हो नीचे जा रही हो, भार में कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होगी, क्लियर? कोई दिक्कत? अब दूसरी परिस्थिति पर आए। दूसरी परिस्थिति पर क्या हुआ जी, काहे कचमच कर रहे हैं? लिफ्ट क्या हुआ? कौन क्वेश्चन? और ये सर्कुलर मोशन वाला क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन और था, दलदल में डूबते हुए व्यक्ति का भार का अनुभव कैसे होगा? दलदल में डूबते हुए व्यक्ति का भार का अनुभव होगा, कीचड़ बल लगाएगी। क्या कीचड़ बल क्या लगाएगी? ऊपर बल लगाए, उसी के कारण उसका अनुभव होगा। समझे कि ना? सवाल है कि दलदल में डूबते हुए व्यक्ति का भार का अनुभव कैसे होगा? तो दलदल के द्वारा लगाया गया बल पृथ्वी नीचे खींचेगी, और दलदल जो है न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार ऊपर लगाएगा, क्लियर? हाँ। अब लिफ्ट अगर त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो तो उसका आभासी भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अगर लिफ्ट ए त्वरण के साथ
त्वरण होने का मतलब प्रति सेकंड उसका वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्रति सेकंड उसका वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्रति सेकंड उसका वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो लिफ्ट अगर त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा? बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। त्वरण समान वेग से ऊपर जा रही हो तो जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन अगर उस वेग में क्या है? त्वरण होने का मतलब प्रति सेकंड वेग का। तो अगर कोई लिफ्ट ऊपर ए त्वरण के साथ या कुछ भी त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का अपना आभासी भार क्या होगा? बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अपना आभासी भार क्या होगा? बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अब कहिएगा कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? तो मान लीजिए ये लिफ्ट है, इसमें व्यक्ति क्या है? खड़ा है। इसमें व्यक्ति क्या है? खड़ा है। लिफ्ट जा रहा है ए त्वरण से। अब ये व्यक्ति खड़ा है तो इस पर तो W बराबर mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो लिफ्ट सतह ऊपर की तरफ कितना लगाएगा? ऊपर की तरफ भी कितना लगाएगा? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है तो पृथ्वी उसे mg गुरुत्व बल से नीचे खींचेगा, तो लिफ्ट का सतह इतना ही बल ऊपर लगाएगा, जिसके कारण उसे अपने भार का आभास हो रहा है। अब लिफ्ट ए त्वरण से, न्यूटन का कहना है त्वरण तब उत्पन्न होगा तब, तो लिफ्ट पर ऊपर की तरफ बल लग रहा है तब ना लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रहा है। तो ऊपर की तरफ लिफ्ट को खींचा जा रहा है बल लगाकर, तो व्यक्ति क्या करता है? इस बल के विरोध बल लगाता है। किधर? नीचे की तरफ। mg बल वो नीचे की तरफ लग रहा था, ऊपर की तरफ लग रहा था, जिसके कारण उसे अपने भार का बराबर अनुभव हो रहा था। लेकिन ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? बल, क्योंकि लिफ्ट में क्या है? त्वरण जहां पर भी है न्यूटन के अनुसार बल लगेगा, तो ऊपर की तरफ लिफ्ट पर क्या लग रहा है? बल। तो इस बल के विरुद्ध ये व्यक्ति नीचे की तरफ लगाता है बल, और अतिरिक्त बल जो वो नीचे की तरफ लगा रहा है उसके कारण उसे अपना भार क्या होता है? बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। उसके कारण उसे अपना भार क्या होता है? बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। बात समझे कि नहीं समझे? लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रहा है, त्वरण न्यूटन त्वरण F बराबर क्या है? ए त्वरण से ऊपर जा रहे तो निश्चित ही लिफ्ट पर ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? बल। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? तो व्यक्ति क्या करता है? इस बल के विरुद्ध नीचे बल लगाता है। नीचे जो वो बल लगा रहा है उसके कारण उसका अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। क्लियर? बात समझ गए? तो लिफ्ट अगर समान वेग से ऊपर नीचे जाए तो उसका अपना भार क्या होगा? एक समान होगा। समान वेग ना बोले जी? समान वेग से ऊपर नीचे जाए एक समान वेग से ऊपर जाए नीचे जाए, भार में कोई परिवर्तन, लेकिन एक त्वरण से ऊपर जाए तो भार, और ऐसी स्थिति में भार W बराबर mg प्लस ए हो जाएगा। क्लियर? जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जाए तो उसमें स्थित व्यक्ति को अपना आभासी भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, और ये आभासी भार कितना होता है? m इंटू जी प्लस। क्लियर? चलिए दोस्तों, अब इस आधार पर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया। 72 kg का व्यक्ति 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रही लिफ्ट में खड़ा है तो व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा? जी बराबर डायरेक्ट 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले लीजिए, बनाइए, कलम चलाइए, सोचिए मत।
बोलिए नहीं, चुपचाप बना लीजिए। चुप्पे चाप बनाना है, हल्ला नहीं करना है। चुप रहना, बना के चुप रहना है। ए जी, हाथ पर काहे लिख रहे हैं? चमड़ी से ज्यादा महंगा थोड़े कागज। तो आइए अब हम बनाते हैं, देखते हैं हमसे बनता है कि नहीं। 72 केजी का व्यक्ति 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रही है। त्वरण के साथ ऊपर जा रही है। त्वरण के साथ ऊपर जाएगा तो आभासी भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। आभासी भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अब जब आभासी भार बढ़ा हुआ प्रतीत हो तो m बराबर g प्लस m कितना है g, तो 72 गुना 12 दूना 24 12 84 2 800। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। तो जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे जाए तो भार में कोई परिवर्तन, भार बराबर mg ही रहता है। कभी एक समान वेग को क्या देगा प्रश्न में जानते हैं कि एक लिफ्ट शून्य त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा। तो यहां त्वरण का जिक्र कर देगा आपको उलझाने के लिए, लिखेगा शून्य। और शून्य त्वरण का मतलब ही होता है एक समान वेग यानी त्वरण। शून्य का होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो कभी कभी एक समान वेग को शून्य त्वरण लिख कर दे देगा सवाल में। बात समझे कि नहीं समझे? अब आइए दोस्तों, लिफ्ट ऊपर चला गया है, अब नीचे लाएंगे। लिफ्ट अगर त्वरण के साथ नीचे आ रही हो, त्वरण के साथ नीचे आ रही है तो आभासी भार कम प्रतीत होता है। त्वरण के साथ ऊपर जा रहा है तो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, त्वरण के साथ नीचे आ रहा है तो भार कम प्रतीत होता है। लिफ्ट अगर त्वरण के साथ नीचे आ रही हो तो उसका आभासी भार क्या होता है? कम प्रतीत होता है। आभासी भार क्या होता है? कम प्रतीत होता है। अब कहिए ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए इसमें कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, नीचे की तरफ बल लग रहा है तो सतह ऊपर की तरफ बल लगाएगा। इस आर के कारण उसे अपने भार का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब लिफ्ट जा रहा है ए त्वरण से तो इसका मतलब लिफ्ट पर नीचे की तरफ क्या लग रहा है? अब जो नीचे की तरफ बल लग रहा है उस बल का प्रतिक्रिया यह व्यक्ति नहीं कर पाता है। समझे कि नहीं समझे? उस बल के ये बल नीचे जा रहा है, ऊपर लग रहा था तो बल वो नीचे की तरफ प्रतिक्रिया कर दिया, लेकिन नीचे जो बल लग रहा है ये ऊपर की तरफ प्रतिक्रिया नहीं कर पाता, इसीलिए उसको अपना भार क्या होता है?
कम प्रतीत होने लगता है। क्या प्रतीत होने लगता है? कम प्रतीत होने लगता है। बात समझ गए? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर कम प्रतीत हो तो ऐसी स्थिति में भार W बराबर होता है mg माइनस ए, mg माइनस ए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? तो लिफ्ट अगर एक समान वेग से ऊपर नीचे जाए तो भार में कोई परिवर्तन, भार mg ही रहेगा। एक त्वरण से ऊपर जाए तो भार बढ़ा हुआ, ध्यान दीजिए, हमेशा प्रतीत होगा, होता नहीं है, लगता है कि ऐसा हो गया। समझे कि नहीं समझे? भार mg है, वो mg रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन, ये लगता है हमें कि हो गया। और ऐसा प्रतिक्रिया बल अधिक या प्रतिक्रिया बल कम लगने के कारण होता है। बात समझ गए कि नहीं? तो अगर एक समान वेग से लिफ्ट ऊपर नीचे होगा, एक समान वेग से लिफ्ट ऊपर नीचे होगा तो उसके भार में कोई परिवर्तन, एक त्वरण से ऊपर बढ़ा हुआ, एक त्वरण से नीचे, तो सीधा मतलब है त्वरण के साथ ऊपर जाएगा तो बढ़ जाएगा, नीचे आएगा तो ऊपर प्लस नीचे, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? अगला कंडीशन, लिफ्ट का नीचे आते वक्त रस्सी ही टूट जाए, रस्सी ही टूट जाए। लिफ्ट का नीचे आते वक्त लिफ्ट का रस्सी क्या हो गया? रस्सी टूट गया। तब क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा फ्री फॉल मोशन, फ्री फॉल मोशन। अगर लिफ्ट नीचे आ रहा था और नीचे आते वक्त लिफ्ट का रस्सी क्या हो गया? टूट गया, तो ऐसी स्थिति में लिफ्ट में हो जाएगा फ्री फॉल मोशन, मतलब गुरुत्व के अधीन सीधा नीचे गिरेगा। पृथ्वी खींचेगा, लिफ्ट नीचे, अब पृथ्वी लिफ्ट को नीचे खींच रहा है और लिफ्ट सीधा नीचे जा रहा है। लिफ्ट का सतह, उसमें जो व्यक्ति है उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं लगा पाता, इसलिए व्यक्ति का आभासी भार उस समय शून्य प्रतीत होने लगता है। क्या प्रतीत होने लगता है? शून्य, जीरो। क्यों? तो लिफ्ट तो नीचे गिर रहा है, लिफ्ट को पृथ्वी खींच रहा है, वो नीचे गिर रहा है, लिफ्ट का सतह उस समय प्रतिक्रिया नहीं कर रहा होता, वो नीचे गिरने में लगा रहता है। प्रतिक्रिया होता ही लिफ्ट के सतह के द्वारा होता ही नहीं है, और व्यक्ति जो लिफ्ट पर खड़ा है और लिफ्ट का सतह कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा तो उसे अपने भार का अनुभव नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में उसका भार शून्य प्रतीत होने लगता कि उसके शरीर में कोई भार न है, अब वो उड़ जाएगा। क्या क्या बोले? परचेज करने लायक। एक मिनट खड़े हो जाइए। हाँ बोलिए। हाँ, कुछ बचेगा नहीं। और मतलब रस्सी टूटेगा, मर जाएगा। अच्छा। हाँ, नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था जरूर होगी। ठीक है, अब वैसे हम लोग रहेंगे, बच जाएंगे। ठीक है, आराम से ऐसी स्थिति बना लेंगे, लिफ्ट गिरेगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, और उसके बाद तो बचने की संभावना है, अगर आप बचना चाहते हैं। खैर, हम लोग भार पर है, मरेगा बचेगा उस पर बाद में सोचेंगे। कर कि सर, तो दलदल के अंदर कैसे चला जाता है? अधिक प्रेशर दलदल में, जो दलदल का कोई प्रश्न पूछा था, अब वहां पर भार का अनुभव कैसे होता है, तो वो तो हम बता दिए दलदल के प्रतिक्रिया से।
अब एक क्वेश्चन और आ रहा है कि दलदल के अंदर कैसे चला जाता है। इसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। इसके लिए प्रेशर दाब एक पढ़ेंगे। जैसे ही दाब पढ़ेंगे दलदल के अंदर जाने की प्रक्रिया को समझ जाएंगे और दलदल में जाने से हम बच भी जाएंगे, लेट जाएंगे, तब दलदल के अंदर नहीं जाएंगे। तो क्लियर हो गया? अरे ध्यान दीजिएगा, लिफ्ट क्लियर हुआ? लिफ्ट में कोई दिक्कत नहीं ना? लिफ्ट अगर समान त्वरण के साथ लिफ्ट अगर एक समान त्वरण के साथ ऊपर जाएगा तो भार में कोई त्वरण बोले ना जी। अब चोरियन वो एक समान है, कुछ भी है, त्वरण है ना। तो एक समान त्वरण हो कि असमान हो, त्वरण के साथ ऊपर जाएगी तो भार, तब आप लोग फंस गए। एक समान वेग के साथ ऊपर या नीचे आएंगे तो भार में कोई परिवर्तन। अगर त्वरण के साथ ऊपर जाएगी, चाहे वो त्वरण एक समान हो या असमान हो, अगर त्वरण के साथ ऊपर जाएगा तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। त्वरण के साथ अगर नीचे आ रहा है तो भार घटा हुआ प्रतीत होगा। चाहे वो एक समान त्वरण से नीचे आ रहा हो या असमान त्वरण से नीचे आ रहा हो, उसका भार एक समान या असमान त्वरण के साथ जब लिफ्ट नीचे आएगी तो घटा हुआ प्रतीत होगा। लेकिन अगर असमान त्वरण वाली स्थिति हो जाएगी तब W बराबर mg प्लस ए या mg माइनस ए का प्रयोग नहीं कर सकते। मान लीजिए कह दे कि असमान त्वरण के साथ नीचे आ रही है, तब यह फॉर्मूला वहां पर लागू नहीं होगा। तब कौन फॉर्मूला लागू होगा? कोई फॉर्मूला लागू नहीं होगा। सिर्फ उत्तर वहां पूछेगा बढ़ा हुआ या घटा हुआ प्रतीत हो रहा है। बात समझ गए ना? नीचे आते वक्त रस्सी टूट गया, क्या हो जाएगा? क्योंकि रस्सी टूटने पर लिफ्ट फ्री फॉल मोशन करने लगेगा, गुरुत्व के अधीन गिरने लगेगा और लिफ्ट का सतह व्यक्ति पर प्रतिक्रिया लगाना बंद कर देगा और व्यक्ति को भारहीनता की अनुभव होगी। भारहीनता मतलब शून्य भार का अनुभव होगा। क्या होगा? चलिए, अच्छा कोई करे कि लिफ्ट के नीचे में स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग होता है। अच्छा, लिफ्ट हम भी किताबें में पढ़े हैं, ऊपर नीचे लिफ्ट से हुए न हैं। ठीक है। हाँ, एक दो बार पटना के हॉस्पिटल में गए थे तो वहां लिफ्ट सब लगा हुआ था तो चढ़े उतरे। ठीक है। अब मुसल्लपुर हाट में तो मुसल्लपुर हाट में 5 मंजिले घर का है ना, लिफ्ट नहीं लगेगा। कंकरबाग सब में देखते हैं कि 5-6 मंजिल घर होता है तो लिफ्ट लगा हुआ रहता है। लेकिन मुसल्लपुर हाट में क्या है, 10 मंजिल बना देगा, लिफ्ट नहीं रहेगा, सीढ़िए पर चढ़ेगा। इस बात पर ध्यान दिए हैं आप? आए पहले हमारी बातों को सुनते नहीं, आप लोग बोलने लगते हैं। उस मतलब हम बोले थे कंकरबाग साइड सबके जो बिल्डिंग है और मुसल्लपुर हाट साइड सबका जो बिल्डिंग है, मुसल्लपुर हाट सब में भी 8 मंजिल 7 मंजिल तक बने हुए, 7 मंजिल तक तो बने हुए हैं, लेकिन उसमें लिफ्ट नहीं है। ठीक है ना? लेकिन उधर सब जाते हैं तो 5 मंजिल काहे न है, उसमें लिफ्ट रहता है। 5 मंजिल तक जाने के लिए लिफ्ट रहता है। यहां भी है। अब मॉल में छोड़िए ना, मॉल में नहीं देगा लिफ्ट, खरीदने नहीं जाएगा कोई। क्या मॉल? हम कॉमर्शियल बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं, आवासीय बिल्डिंग की हम बात कर रहे थे। चलिए, एक स्थिति और है लिफ्ट का कि नीचे आते वक्त लिफ्ट का त्वरण अगर जी के मान से अधिक हो जाए, नीचे आते वक्त अगर लिफ्ट का त्वरण जी से
अधिक हो जाए, जी से, यहां पर गड़बड़, जी से अधिक हो जाए, जी से, जी से अधिक हो जाए तो क्या होगा? मान लीजिए ए से अधिक क्या हो गया? जी। नीचे की तरफ 9.8 मीटर है, लिफ्ट स्विंग नीचे की तरफ 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से लग जाए तो व्यक्ति सीधा ऊपर फेंका जाएगा, लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा। अगर नीचे आते वक्त लिफ्ट का त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण यानी 9.8 से क्या होगा? ज्यादा होगा, तो लिफ्ट का प्रतिक्रिया इतना तेजी होगा कि आदमी सतह को छोड़कर सीधे ऊपर छत से क्या होगा? टकरा जाएगा। समझे कि नहीं समझे? नीचे आते वक्त अगर लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में प्रतिक्रिया भी भार से ज्यादा लगने लगेगा, और प्रतिक्रिया भार से ज्यादा लगेगा तो व्यक्ति लिफ्ट के ऊपर जाकर क्या होगा? टकरा जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? तो लिफ्ट समझे कि नहीं समझे? एक बार लिफ्ट को देखिए, पढ़िए पूरा लाइन को, पूरे कंडीशन को, लिफ्ट को एक बार नजर दे दीजिएगा तो दोस्तों क्लियर? अब लिफ्ट से जुड़े सवाल में कोई दिक्कत नहीं ना होगा? लिफ्ट से जुड़ा कोई सवाल होगा तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा फॉर्मूला याद रखना है, W बराबर M G प्लस माइनस A। प्लस का मतलब ऊपर, माइनस का मतलब नीचे। और एक समान वेग की स्थिति में, एक समान वेग की स्थिति में, एक समान वेग की, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, भार में कोई परिवर्तन, W बराबर क्या होगा? mg। अगर A त्वरण के साथ ऊपर नीचे हो रहा है तब भार बराबर W बराबर mg प्लस माइनस, प्लस का इस्तेमाल करेंगे, ऊपर जाते वक्त माइनस का इस्तेमाल करेंगे। और एक समान वेग वाली स्थिति होगा तो ऊपर नीचे जाने में कोई, एक समान वेग वाली स्थिति होगा चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, भार क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। भार क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। और W बराबर mg, W बराबर mg। एक दो सवाल बनाए भी थे, दम था कोई? था कोई दम? बस आपको पहले से बता देता कोई तो उस सब सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। वही लिफ्ट वाला सवाल अगर नहीं बनाते, नहीं जानते, परीक्षा में अचानक देखते तो आपको लगता कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और लिफ्ट की चर्चा 10th में की भी नहीं गई है, सीधा 11th क्लास में है लिफ्ट की चर्चा। लिफ्ट की चर्चा कहाँ है? 11th क्लास में है। अब बहुत जो है टीचर सब 11th का बुक दिखा भी देगा, देखो 11 से पूछा है, और ये सिर्फ हम ही पढ़ाते। क्या है कि नहीं है? आज कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, ट्विटर आप ट्वीट नहीं करते हैं, खाली बैच बेचते हैं। कोई ट्विटर कैंपेन चल रहा था रेलवे के लिए, ट्विटर कैंपेन चल रहा था, तो सच में हम ट्वीट नहीं कर पाए। और अभी स्थिति हमारी खराब है, सुबह 8 बजे से क्लास लेना शुरू करते हैं, 12 बजे तक लेते रहते हैं दरोगा के एग्जाम के कारण, तो हम ट्वीट नहीं किए। अब वो लड़का आया कि
आप ट्वीट नहीं करते हैं, केवल बैच बेचने में लगे रहते हैं। बैच आपका कोई नहीं खरीदेगा, विद्यार्थी का साथ नहीं दीजिएगा। उसको समझाए कि विद्यार्थी का साथ ट्वीट देने से कभी नहीं होगा। विद्यार्थी हमेशा रियल पढ़ाई को खोजता है। आज हम ट्वीट कर देंगे, 10 ट्वीट कर देंगे, कल से पढ़ाना थोड़ा कम कर देंगे ना, दूसरे दिन विद्यार्थी भाग जाएगा। अब विद्यार्थी कहेगा ये मास्टर ट्यूटरिया है कि नहीं है? तो ये मत कोई बोलिएगा, हम विद्यार्थियों का हित हमेशा देखते हैं। और विद्यार्थियों का हित देखने का मतलब है अच्छा कंटेंट, अच्छे तरह का प्रश्न संग्रह, अच्छा कंटेंट, अच्छा प्रश्न संग्रह और अच्छी तरह से उन सारे कॉन्सेप्ट को बता देना, यही स्टूडेंट खोजता है। ये जो ट्विटर सब हो रहा है, कुछ होने वाला नहीं, हमको पता है। हाँ, अगर हमको कोई बुलाना चाहते हैं तो सीधा सरकार गिराने की बात कीजिए। ट्विटर करने से वर्तमान की एनडीए सरकार सुनती नहीं है। इतना पावरफुल सत्ता है कि बाद में कहेगा ट्विटर को तुम चल जाओ 10 दिन के लिए अमेरिका में रहना, ठीक है? तब तक पूरा जनता को कुकू एफएम सुना देंगे। तो ट्विटर बात से कुछ नहीं होगा। वर्तमान की जो केंद्र सरकार है, ये नौकरी विरोधी सरकार है। आए दिन सार्वजनिक कंपनियों के शेयर को लगातार बिक्री करके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रही है और सरकारी नौकरी जो व्यक्ति का, नागरिकों का एक अधिकार है, उसका लगातार ये हनन कर रही है। हम सरकार के विरोध में नहीं है। हम ये नहीं कर रहे कि वर्तमान की सरकार नागरिक विरोधी सरकार है, बिल्कुल नहीं। वर्तमान की सरकार कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे नागरिकों का सच में बहुत ज्यादा उद्धार हुआ है। जैसे किसान सम्मान निधि की तरह प्रत्येक किसान को 6,000 रुपए सालाना सरकार दे रही है। इसका इतना सकारात्मक प्रभाव पड़ा है कि हर किसानों को सच में 6,000 रुपए मिल रहा है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस के सरकार में हर सरकारी योजनाओं का लगातार बंदरबांट होता था। हर गांव में एक खास वर्ग बिचौलियों का किरदार निभाते थे। वो बिचौलिया गरीब लोगों का, पिछड़े लोगों का, अनुसूचित जाति एवं जनजाति लोगों का हकमारी करते थे। लेकिन अब जो हुआ, ये सिस्टम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंचता है, बीच से बिचौलिया गायब कर दिया गया है। बिल्कुल ये एक सरकार की क्रांतिकारी फैसला साबित हो रहा है। लेकिन जहां तक नौकरियों की बात हो रही है, लगातार ऐसे खबरें चलते रहते हैं कि रेलवे को बेच दिया जाएगा। लगातार ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं कि रेलवे का पटरी दे दिया गया है, उसको बॉडी, उसको पता नहीं उसको। तो अगर सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं तो आपको सरकार बदलने पर विचार करना पड़ेगा। सरकार बदलने का विचार पूर्णतः आपका निजी विचार है, आप पर है। लेकिन अभी नौकरियों की स्थिति बिहार में तो ठीक है। दरोगा की बहाली लगातार आ रहे हैं। बिहार एसएससी की भारी भरकम बहाली निकला हुआ है। एसएससी जीडी का लंबा चौड़ा बहाली निकला हुआ है। इन बहालियों पर ध्यान गराइए, ठीक है? ट्विटर करने से बहाली नहीं आएगी। अब आगे कुछ समय इलेक्शन है, जोरदार आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरकर, देखिएगा बहाली तुरंत आएगी, ठीक है? समझे कि ना समझे? तो ट्विटर पर कुछ नहीं होता है। ट्विटर पर अब सरकार ट्वीट को उड़ा भी दे रही है। सड़क पर उतरने का पूरा अभियान खाका खींचने वाले हैं, ठीक है ना? बिहार पुलिस के एग्जाम तक रुके हुए हैं, उसके बाद सड़क पर उतरकर आंदोलन होगा। कोई वीडियो बनाकर वायरल नहीं कीजिएगा, ठीक है? हाँ, जो और हम देखें
मास्टर सब ट्विटर वाला कैंपेन चला रहा है और उसी चैनल पर लिखा हुआ है बूस्टर बैच लीजिए, ये बैच लीजिए, वो बैच लीजिए, 251, 351, लगता एकदम हम लोग तो कोचिंग खोले हैं, बहुत तो लगता है शिक्षा का मॉल खोल लिया है। ठीक है ना। तो एक बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत होगी। आगामी लोकसभा चुनाव आ रहा है, रेलवे का बहाली देखिएगा, आंदोलन होगा, तुरंत आएगा। समझे कि नहीं समझे? तो दोस्तों अब जो अगला टॉपिक है वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, ग्रह का कक्षीय वेग। अगला टॉपिक क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ग्रह का कक्षीय वेग, ग्रह का कक्षीय वेग। इसका जिक्र अगले क्लास में करेंगे दोस्तों। अब देखिए सब कर आएंगे तो मोदी ही जी। ठीक है। क्या हुआ? झारखंड में डेली टेस्ट सीरीज कब चलेगा? डेली टेस्ट सीरीज का जल्द शुभारंभ कर देंगे। थोड़ा अचानक ही दरोगा का डेट आ गया था और चूंकि हमारे पास दरोगा के 4-4 बैच थे तो उनको खत्म करना बहुत जरूरी था। तो रोशन सर 10 तारीख के बाद आ जाएंगे। अब फिलहाल जब तक वो नहीं आ रहे हैं तो डेली चला रहे हैं क्या? ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के क्लास में।